दिव्य दुनिया में कई अलग अलग तरह की स्थितियां थीं। हर खिलाड़ी एक साहसी के रूप में शुरू हुआ, सबसे कम संभव स्थिति में ऊपर उठने के लिए खिलाड़ियों को न केवल एनपीसी द्वारा अनुरोधित मिशनों को कठोरता से पूरा करना होगा, बल्कि पदोन्नति के लिए पात्र होने के लिए उन्हें कुछ सराहनीय सेवा भी हासिल करनी होगी। हालांकि साहसी से नए दर्जे तक की पदोन्नति कुलीन पद की नहीं थी, बल्कि केवल नागरिक दर्जे की थी। फिर भी नागरिक का दर्जा अभी भी साहसिक कार्यों से अधिक महत्वपूर्ण था, क्योंकि नागरिक का दर्जा का अर्थ है कि उन्हें उक्त क्षेत्र या क्षेत्र के निवासी के रूप में स्वीकार किया गया है। चीजों को सरल बनाने के लिए रैंक नीचे से ऊपर तक सूचीबद्ध हैं: एडवेंचरर, सिटीजन, बैरन, सबमेयर, मेयर, लॉर्ड, विस्काउंट, अर्ल, मार्क्वेस और ड्यूक। एडवेंचरर रैंक सार्वभौमिक है, अर्थात यह हर जगह लागू होती है, लेकिन बाकी स्थिति सीमाओं के दायरे पर निर्भर है। इस प्रकार 2 स्तर पर पदोन्नति और सर्वोच्च अधिकार प्राप्त होने से जू फेंग स्वाभाविक रूप से परिणाम से प्रसन्न था। उनका बैरन का दर्जा सीधे एथेरिया साम्राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत था, न कि केवल कुछ शहरों के अंतर्गत। रिसेप्शनिस्ट सैंडी, क्या यह दर्जा उन अन्य सदस्यों को भी दिया गया है जिन्होंने मेरे साथ छापेमारी पूरी की थी? जू फेंग ने जल्दी से पूछा, और पूछा कि क्या वह एकमात्र प्राप्तकर्ता था या और भी कई लोग थे। सैंडी ने हल्के से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। मुझे डर है कि ऐसा नहीं है, एडवेंचरर बैरन लिन फेंग। यह इनाम केवल आपके लिए है, क्योंकि आपको हर्बलिस्ट एलियास की मान्यता प्राप्त है। बाद में शू फेंग के प्रति उनका संबोधन भी बदल गया था, यहां तक कि अब शू फेंग को कुलीन दर्जा दिए जाने के बाद वे अधिक विनम्र लहजे का प्रयोग करने लगीं। अब कहा जा सकता है कि उनकी कुलीनता एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई है, खासकर तब जब यह रिवरवुड टाउन के दायरे से बाहर हो गई थी। यहां तक कि टाउन मेयर को भी सम्मानजनक होना पड़ता था, भले ही उनका वास्तविक पद बैरन से 2 अधिक हो। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आखिरकार एक टाउन मेयर का अधिकार क्षेत्र केवल शहर के भीतर ही था, लेकिन जू फेंग का दर्जा शहर से भी ऊपर था। यह तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जू फेंग ने अफसोस जताते हुए उदास भाव से कहा। हालांकि अंदर ही अंदर वह खुशी से झूम रहा था और हंस रहा था। इस महान पद को अपने लिए एक अधिकार में रख पाना आश्चर्यजनक था। हर्बलिस्ट एलियास ने आपकी बहुत प्रशंसा करके वास्तव में गलत नहीं किया। हालांकि यह अफसोस की बात है कि केवल आपको ही यह दर्जा मिला है। हमारा रिवरवुड टाउन आपके गिल्ड सदस्यों के साथ साथ आपकी उपलब्धि को अन्य आसपास के शहरों में फैलाने में प्रसन्न है, सैंडी ने उसे सूचित किया। जू फेंग इस सुझाव को अस्वीकार करना चाहते थे, क्योंकि इससे उनका नाम अन्य खिलाड़ियों के सामने उजागर हो जाएगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। आखिरकार काल कोठरी के बाहर मौजूद भीड़ को बिना रुके गेम फोरम पर सख्ती से पोस्ट करना चाहिए था। इस प्रकार उन्होंने सुझाव से सहमति में अपना सिर हिलाया और करुणा और वफादारी का अपना नकली अभिनय जारी रखा। उसके और जेंटल विंड के बीच कोई नफरत नहीं थी, लेकिन ऐसा कोई तरीका भी नहीं था जिससे वह उन्हें मुफ्त में लाभ दे सके। अगर वे इतनी बढ़िया चीज चाहते हैं, तो उन्हें इसे प्राप्त करने के लिए बराबर कीमत चुकानी होगी। हर्बलिस्ट एलियास, मैं सच में तुम्हें गले लगाना चाहता हूं। अगर संभव हो तो वह एलियास के इस अद्भुत उपहार के लिए आभारी था। उसके अप्रत्याशित उपहार ने सिस्टम द्वारा उस पर लगाए गए सभी दंड को खत्म करने में मदद की। अस्थायी अनुभव अंकों की हानि की तुलना नोबल स्टेटस की प्राप्ति से करना बहुत ही हास्यास्पद था। उनकी जगह कोई भी व्यक्ति कुलीन दर्जे के बदले में अपने अनुभव अंकों को कम करवाना चाहेगा, भले ही यह केवल एक ही शहर तक सीमित हो, फिर भी वे ऐसी चीज को तुरंत स्वीकार कर लेंगे। वैसे भी हर्बलिस्ट एलियास आपकी प्रगति के बारे में उत्सुक हैं और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया है कि जब भी आपके पास समय हो मैं आपको हर्बलिस्ट एसोसिएशन में उनसे मिलने के लिए सूचित करूं, सैंडी ने विनम्रतापूर्वक कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं करूंगा, और धन्यवाद, जू फेंग ने अपना सिर हिलाया। क्या कोई और काम है जिसमें आपको मेरी सहायता की आवश्यकता होगी? उन्होंने पूछा। स्पष्ट रूप से उन्हें इस समय किसी मिशन के सामने आने की उम्मीद थी। सचमुच, सैंडी की आंखें चमक उठीं जब उसने अपना सिर हिलाया। वास्तव में हमारे शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सहायता की आवश्यकता है। हाल ही में विद्रोह हुआ है, क्योंकि पूर्व भाड़े के सैनिक शहर से असंतुष्ट हैं और परेशानी पैदा कर रहे हैं। यदि संभव हो
तो कृपया उन्हें पकड़ लें और जेल में पहुंचा दें, उसने खुलासा किया और उसे एक मिशन सौंपा। सिस्टम रिसेप्शनिस्ट सैंडी ने एडवेंचरर लिन फेंग को छाया में चल रहे विद्रोह के बारे में सूचित किया है। क्या आप उसकी सहायता करने के लिए तैयार हैं? एक उग्रवादी मिशन है न? जू फेंग को आश्चर्य हुआ। उग्रवाद अक्सर नहीं होता, लेकिन जब होता है तो पुरस्कार आमतौर पर काफी आश्चर्यजनक होते हैं। यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि इस प्रकार के मिशन का उद्देश्य प्रतिष्ठा में वृद्धि तथा अज्ञात एनपीसी से संभवतः तालमेल बढ़ाने की गारंटी देना था। बेशक, बड़े पुरस्कारों के साथ स्वाभाविक रूप से बड़ा जोखिम भी आता है। विद्रोह आमतौर पर उन दुश्मनों से भरा होता था जो सामान्य खिलाड़ियों से कम 2 से 5 स्तर ऊपर होते थे। आखिरकार, मुश्किल काम आसान मोड में तो नहीं होगा। अगर ऐसा था, तो उन्हें काम पर रखने का क्या मतलब था, जबकि वे इसे संभाल सकते थे? कुछ क्षण विचार करने के बाद जू फेंग ने बिना किसी हिचकिचाहट के मिशन को स्वीकार कर लिया। ऐसे संकट में रिवरवुड टाउन की सहायता करना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। उन्होंने सिस्टम प्रॉम्प्ट से हाँ पर क्लिक करते हुए धर्मनिष्ठा से काम लिया। बहुत बढ़िया, मैं आपकी सफलता की प्रतीक्षा करूंगी, बैरन लिन फेंग। सैंडी ने उसके हाथ जोड़े। ऐसा लग रहा था कि वह आभारी है कि उसने मिशन स्वीकार कर लिया था। आपकी कुलीन स्थिति को देखते हुए आपको हमारी तिजोरी से 2 वस्तुएं लेने की अनुमति है जो आपकी सहायता करेंगी। यदि मिशन सफल होता है तो ये 2 वस्तुएं आपके पास रहेंगी, उसने कहा, उसे पहले से ही कुछ लाभ देते हुए। हैरान होने का दिखावा करते हुए जू फेंग ने शर्म से मुस्कुराते हुए सैंडी को ईमानदारी से धन्यवाद दिया। अगर बैरन का दर्जा न होता तो मैं इतनी जल्दी विद्रोही मिशन स्वीकार करने की हिम्मत नहीं कर पाता, उसने मन ही मन कहा। सोच विचार के उन क्षणों में ही उसने अपने मन में एक योजना बना ली थी। अन्यथा, परिणामों के बारे में सोचे बिना किसी मिशन को स्वीकार करना उसके लिए मूर्खता होगी। सैंडी के पीछे पीछे चल रही जू फेंग ने यह सुनिश्चित किया कि वे अदृश्य रहें। उसने तब तक इंतजार किया जब तक कि ज्यादातर खिलाड़ी चले नहीं गए और सैंडी से कहा कि वह ऐसा दिखावा करे कि वह किसी मिशन को सौंपने में उसकी मदद कर रही है। सैंडी को इसके लिए राजी करने के लिए जू फेंग ने झूठ बोला कि टाउन हॉल में जासूस छिपे हो सकते हैं, इसलिए उन्हें शांत रहना चाहिए। अधिकांश एनपीसी की तुलना में कुछ हद तक चतुर और अधिक मानवीय होने के बावजूद सैंडी को धोखा देना काफी आसान था। बेशक, इसका श्रेय मेरे महान आकर्षण और प्रेरक क्षमता को दिया जाना चाहिए, है ना? जू फेंग ने खुद से सोचा, काफी आत्ममुग्ध महसूस कर रहा था। जब सैंडी उसे तिजोरी के प्रवेश द्वार पर ले आई तो उसने शीघ्र ही अपना संयम पुनः प्राप्त कर लिया और ऐसे मूर्खतापूर्ण विचार आना बंद कर दिए। हम यहाँ हैं, बैरन लिन फेंग, सैंडी ने परिचय दिया। अब जब वे कुछ हद तक अकेले थे तो उसने अपनी आवाज कम करने की जहमत नहीं उठाई। यह तिजोरी एक गुप्त और प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित थी। सामान्य साहसी लोगों को यहाँ पैर रखने की मनाही थी और एक बार पकड़े जाने पर उन्हें हिरासत में लिया जाता था और 3 दिनों के लिए जेल में डाल दिया जाता था। जैसे ही सैंडी ने एक तंत्र सक्रिय किया, भारी लकड़ी का दरवाजा चरमराकर खुला, जिससे एक मंद रोशनी वाला कक्ष दिखाई दिया जिसमें अलमारियों और कैबिनेट की कतारें भरी हुई थीं। हवा ठंडी और नम थी, जो अंदर छिपे खजाने का संकेत दे रही थी। तिजोरी में प्रवेश करते ही जू फेंग को कई खजानों के दृश्य ने तुरंत प्रभावित कर दिया। अलमारियों में विभिन्न कलाकृतियां और बहुमूल्य वस्तुएं रखी हुई थीं, जिनमें से प्रत्येक को सावधानीपूर्वक सूचीबद्ध किया गया था और जादुई अवरोधों द्वारा संरक्षित किया गया था। मंद प्रकाश में सोने के सिक्के चमक रहे थे, जो व्यवस्थित ढंग से ढेर में रखे हुए थे, जबकि सभी रंगों के रत्न अपनी सेटिंग से चमक रहे थे। दीवारों पर अमूल्य चित्रकारी लगी हुई थी, जिनमें पौराणिक प्राणियों और प्राचीन युद्धों के दृश्य दर्शाए गए थे। हालांकि जू फेंग को सबसे ज्यादा आकर्षित करने वाली चीज थी फटे पुराने स्क्रॉल। ये फटे पुराने स्क्रॉल अन्य खजानों के बीच रखे हुए थे, उनके किनारे घिस गए थे और उनका चर्मपत्र समय के साथ पीला पड़ गया था। आप उन फटे पुराने स्क्रॉल में रुचि रखते थे, बैरन लिन फेंग, सैंडी ने कहा, जब उसने देखा कि उसका ध्यान पीले चर्मपत्र स्क्रॉल से भटक गया था। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। जू फेंग ने अपना इरादा छिपाने की जहमत न उठाते हुए अपना सिर हिलाया। वास्तव में, ये फटे पुराने स्क्रॉल बहुत उपयोगी हैं,
लेकिन यह शर्म की बात है कि मुझे केवल 2 चीजें ही लेने की अनुमति है। वह कड़वाहट से मुस्कुराया। ऊपर से तो वह निराश दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वह सैंडी के लिए प्रार्थना कर रहा था कि वह अपना मन बदल ले। चलो, मैं जो सामान ले सकता हूं उसकी सीमा बढ़ा दो। क्या तुम नहीं देख रहे हो कि मैं कितना कड़वा और निराश दिख रहा हूं? उनका अभिनय अत्यंत यथार्थवादी था, जिसके कारण सैंडी झिझकने लगी, मानो उसे परिस्थितियों के बारे में बुरा लग रहा हो। उसकी सूक्ष्म अभिव्यक्ति और चाल को देखकर जू फेंग को पता चल गया कि वह अपने लक्ष्य के बहुत करीब है। विद्रोह के दुश्मन बहुत ज्यादा होंगे। अगर मैं उन्हें खत्म करना चाहूं और उन्हें पकड़ना चाहूं, तो भी इसमें लगने वाला समय अकल्पनीय होगा। उसने खुद को अपनी अपर्याप्तता के लिए दोषी ठहराते हुए विलाप किया। यदि बैरन लिनफेंग केवल रैग्ड स्क्रॉल लेना चाहते हैं, तो मैं आपको कुछ और लेने की अनुमति देने के लिए अधिकृत हूं, सैंडी ने बड़ी मुश्किल से कहा। याहू! जू फेंग अंदर से चिल्लाया, लेकिन सतह पर एक शांत भाव बनाए रखा। हाँ, लेकिन क्या यह ठीक है? ये रैग्ड स्क्रॉल बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली हैं, उसने पूछा, व्यवस्था के बारे में अनिश्चित लग रहा था। हाँ, रैग्ड स्क्रॉल को ढूंढना वाकई मुश्किल है, लेकिन हमारे शहर को अभी भी एथेरिया साम्राज्य के शीर्ष जादूगरों से इनका वितरण प्राप्त होता है। ये रैग्ड स्क्रॉल टियर 1 और टियर 2 हैं, इसलिए यह ठीक होना चाहिए, उसने समझाया। रैग्ड स्क्रॉल अनिवार्य रूप से शक्तिशाली मंत्र हैं जो पीले चंदपत्र कागजों के भीतर बंद हैं, और उन्हें उनके स्तरों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से रैंक किया गया है। जितना अधिक स्तर, उतना ही अधिक शक्तिशाली हमला था। काश तुमने मुझे यह पहले दिखाया होता, तो मुझे झुलसी हुई गुफाओं में ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता, जू फेंग ने मन ही मन सोचा। यहां तक कि टियर 1 रैग्ड स्क्रॉल भी लेवल 10 के खिलाड़ी से ज्यादा शक्तिशाली था। तो यह दिखाता है कि स्क्रॉल कितने दुर्लभ और महत्वपूर्ण हैं। आखिरकार, कोई कूलडाउन प्रतिबंध या उपयोग सीमाएं नहीं है। जब तक आपके पास रैग्ड स्क्रॉल है, तब तक आप इसे जितना चाहें स्पैम कर सकते हैं। दूसरे शब्दों में, यह एक मशीन गन की तरह था जिसमें गोला बारूद कभी खत्म नहीं होता था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। कोई भी मशीन गन कितनी शक्तिशाली है, इसका अंदाजा तभी लगाया जा सकता है जब वह बिना रुके लगातार फायर कर सके। चूंकि तुमने यह कह दिया है, तो मैं कितना निकाल सकता हूं? उसने उसकी ओर मुड़कर पूछा। यदि आप केवल टियर 1 स्क्रॉल चुनने जा रहे हैं, तो मैं आपको अधिकतम 6 चुनने की अनुमति दे सकता हूं। लेकिन यदि आप केवल टियर 2 स्क्रॉल चुनने जा रहे हैं, तो मैं आपको 3 चुनने की अनुमति देता हूं। तो फिर अगर मैं दोनों का मिश्रण चाहूं तो क्या होगा? यदि यह दोनों का मिश्रण है, तो वितरण 3 से 1 है, जिसका अर्थ है कि आप 3 टियर 1 स्क्रॉल और 1 टियर 2 स्क्रॉल चुन सकते हैं। अपना सिर हिलाते हुए जू फेंग को उपलब्ध विकल्पों का एहसास हुआ। या तो वह 6 टियर 1 स्क्रॉल चुन सकता है, या फिर 3 टियर 2 स्क्रॉल चुन सकता है। और अगर वह तय नहीं कर पाता है, तो वह बीच में से कोई एक चुन सकता है। कुल मिलाकर, अपनी पसंद के आधार पर, वह 3 स्क्रॉल, 4 स्क्रॉल या 6 स्क्रॉल लेकर जा सकता था। कम से कम इतना तो कहना ही पड़ेगा कि यह एक मुश्किल फैसला था। हो सकता है कि उसके पास भविष्य की यादें हों, लेकिन वह सब कुछ जानने वाला व्यक्ति नहीं था। ऐसा कोई तरीका नहीं था जिससे वह सभी विवरणों को ठीक से याद कर सके, विशेषकर तब जब उसने विद्रोह के बारे में सुनने के अलावा कभी भी वास्तविक रूप से इसका सामना नहीं किया था। क्या मैं इन स्क्रॉलों का अधिक गहनता से निरीक्षण कर सकता हूं? जू फेंग ने पूछा। स्वाभाविक रूप से, मुझे उन्हें व्यवस्थित करने में आपकी मदद करने दीजिए, सैंडी ने जवाब दिया, स्क्रॉल को बाहर निकाला और उन्हें निरीक्षण के लिए एक पंक्ति में व्यवस्थित किया। इसमें कुछ समय लगेगा, इसलिए मुझे आशा है कि आप बुरा नहीं मानेंगे। कोई बात नहीं, आप अपना समय ले सकते हैं। मैं किनारे पर इंतजार करूंगा। यह कहते हुए, सैंडी उस पर पूरा भरोसा करते हुए तुरंत दरवाजे के पास खड़ी हो गई। बेशक, जू फेंग कोई भी शोषण करने की कोशिश नहीं करने वाला था और न ही चुपके से उनमें से कुछ को अपनी सूची में छिपाकर रखने वाला था। यहां और पवित्र अभयारण्य के बीच की परिस्थितियां अलग थीं। अगर वह यहां पकड़ा गया तो सैंडी और हर्बलिस्ट एलियास के साथ उसके सारे अच्छे संबंध एक पल में ही खत्म हो जाएंगे। उफ,
अगर तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं तो तुम सब उदार क्यों नहीं हो सकते और ये सब मुझे क्यों नहीं दे सकते? यह खेल मुझे सबसे ज्यादा मुश्किल मोड में जाने के लिए मजबूर कर रहा है, उसने अंदर ही अंदर आह भरी। निरीक्षण के लिए दिए गए पूरे समय में जू फेंग ने अपने मन में सभी प्रकार की संभावनाओं की गणना शुरू कर दी कि कौन से रैग्ड स्क्रॉल उसे सबसे अधिक लाभ प्रदान करेंगे। अधिकांश मान्यताओं के विपरीत इन रैग्ड स्क्रॉल में न केवल आक्रामक मंत्र होते हैं बल्कि कई अन्य उपयोगी वस्तुएं भी होती हैं। एलिमेंटल इनसाइट स्क्रॉल, हीलिंग रेमेडीज स्क्रॉल, शैडोक्राफ्ट स्क्रॉल और आर्कन लोर स्क्रॉल टियर 1 श्रेणियों में शामिल थे। हालांकि इनमें से कोई भी स्क्रॉल आक्रामक नहीं है। आक्रामक न होने के बावजूद इसका मतलब यह नहीं है कि ये स्क्रॉल बेकार थे। वास्तव में उनमें से कुछ केवल 1 बार या 3 बार उपयोग किए जाने वाले आक्रामक मंत्रों से भी अधिक उपयोगी थे। शैडोक्राफ्ट का यह स्क्रॉल छाया जादू की मूल बातें उजागर करने में मदद करता है। अगर मैं इसे सीखता हूं तो मैं अंधेरे की सूक्ष्मता से छेड़छाड़ कर सकता हूं और खुद को छिपा सकता हूं। जू फेंग ने स्क्रॉल उठाया और अंदर ही अंदर सोचा। एक पादरी के रूप में उनके स्वास्थ्य बिंदु स्वाभाविक रूप से अन्य वर्गों की तुलना में सबसे कम थे। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उनकी रक्षा विशेषता व्यावहारिक रूप से अस्तित्वहीन थी, जिसका अर्थ है कि यदि वह अपना ध्यान खो देते तो उन्हें आसानी से मार दिया जाता। इस बात को ध्यान में रखते हुए जू फेंग को पता था कि उसे केवल टियर 2 स्क्रॉल चुनने के दूसरे विकल्प को खत्म करना होगा। आखिरकार वह छाया जादू के साथ छेड़छाड़ करने का मौका नहीं छोड़ सकता था। छाया जादू असामान्य था और उसके सामने रखे स्क्रॉल के अलावा इसे सीखने का एकमात्र तरीका छाया जादू में निपुण किसी व्यक्ति के मार्गदर्शन के माध्यम से था। इन्हें आमतौर पर खिलाड़ी के क्लास परिवर्तन के माध्यम से सीखा जाता है, लेकिन यहां वह इसे मुफ्त में सीख सकता था। केवल एक मूर्ख ही इस अवसर को छोड़ देगा। इस स्क्रॉल को चुनने के बाद जू फेंग ने उपचार के स्क्रॉल पर नजर डाली। मूल रूप से उसने जड़ी बूटियों के बारे में ज्यादा जानने की योजना नहीं बनाई थी, लेकिन हर्बलिस्ट एलियास के प्रायोजक के साथ उसे उनका थोड़ा और अध्ययन करने की जरूरत थी। वे कहते हैं कि योजना महज एक रास्ता है, लेकिन ऐसा रास्ता नहीं जिसमें कोई विचलन न हो, उन्होंने मन ही मन कहा। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। अब जबकि उसने 2 टियर 1 स्क्रॉल चुन लिए थे, जू फेंग ने बाकी को नजरअंदाज करना जारी रखा। अफसोस, उनमें से कोई भी उसके लिए पर्याप्त नहीं था। वे या तो आक्रामक मंत्र थे या उपयोगिताएं जो उसकी कक्षा या उसकी विशिष्ट आवश्यकताओं से संबंधित नहीं थी। चलो फिर टियर 2 स्क्रॉल पर नजर डालते हैं, वह बुदबुदाया। प्रत्येक स्क्रॉल को अलग से उठाकर और उनके बारे में सिस्टम सूचना प्रॉम्प्ट को देखकर जू फेंग ने विश्लेषण करने में अपना समय लिया। कुछ समय बाद शू फेंग को 2 स्क्रॉल मिले जिनमें उसकी गहरी रुचि थी, निषिद्ध कलाओं का स्क्रॉल और दैवीय आशीर्वाद का स्क्रॉल। दोनों स्क्रॉल को एक दूसरे के विपरीत माना जा सकता है, जिसमें दैवीय आशीर्वाद और दैवीय आशीर्वाद के आह्वान में अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। इस बीच निषिद्ध कलाएं उसे अंधकारमय जादू सीखने में सहायता करेंगी तथा उसे मृतात्मा विद्या, रक्त अनुष्ठान और अन्य भयावह मंत्रों का ज्ञान प्रदान करेंगी। अरे, क्या गेम मुझे खास तौर पर ट्रोल कर रहा है? इस बिंदु पर जू फेंग को आश्चर्य हुआ कि क्या उसे ट्रोल किया जा रहा है। आखिरकार ये दोनों स्क्रॉल अपने आप में अद्भुत थे और उनकी कक्षा को और आगे बढ़ाएंगे। फिर भी वह सैंडी के साथ हुए समझौते के अनुसार केवल एक ही चुन सकता था, या फिर वह अपने पिछले टियर 1 स्क्रॉल के फैसले को रद्द कर सकता था और 3 टियर 2 स्क्रॉल के साथ रह सकता था। हालांकि अब तक उसने जो स्क्रॉल चुने थे उनमें कोई भी आक्रामक मंत्र नहीं था, लेकिन जू फेंग को वे और भी ज्यादा मूल्यवान लगे। इसलिए वह अभी निर्णय लेने में संघर्ष कर रहा था। निराश होकर वह दरवाजे के पास खड़ी सैंडी की ओर मुड़ा और पूछा, क्या 2 टियर 1 स्क्रॉल और 2 टियर 2 स्क्रॉल चुनना संभव है? दुर्भाग्यवश भले ही उसने दयनीय और निराश भाव दिखाया, लेकिन इस बार सैंडी दृढ़ रही और उसने जवाब में अपना सिर हिलाया। माफी चाहता हूं, बैरन लिन फेंग, लेकिन ये नियम तय किए जा रहे हैं। मैं इसमें हेरफेर नहीं कर सकता या इस पहलू में आपकी मदद नहीं कर सकता, उसने माफी मांगते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो क्या होगा यदि मैं टियर 1 स्क्रॉल में से एक को छोड़ दूं? फिर उसने पूछा, स्पष्ट रूप से सौदे के लिए एक अच्छा स्थान खोजने की कोशिश करते हुए।
सचमुच, सैंडी ने अपनी भौहें सिकोड़नी शुरू कर दीं, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह गहरी सोच में डूबी हुई थी। मूल सौदे को ध्यान में रखते हुए जू फेंग ने जो किया वह मिश्रित सौदे को कम करना था। केवल एक टियर 1 स्क्रॉल और 2 टियर 2 स्क्रॉल चुनकर वह अनिवार्य रूप से वितरण को 3 से 1 से 2 से 1 में बदल रहा था। हालांकि यह काफी समस्याजनक है, सैंडी ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। वह स्पष्ट रूप से मुश्किल स्थिति में थी। लेकिन क्या यह संभव नहीं होना चाहिए क्योंकि मैं एक बैरन हूं? जैसे कि मुझे कम से कम इस तरह का लाभ तो मिलना चाहिए, है ना? मुझे यकीन है कि अगर आप मेरी नई कुलीन स्थिति को ढाल के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो आप परेशानी में नहीं पड़ेंगे। जू फेंग ने उसे प्यार से समझाया, यहां तक कि अपनी कुलीन स्थिति का भी इस्तेमाल किया। एक अनंत काल के बाद सैंडी ने अंततः हल्की सी आह भरी और जू फेंग को गौर से देखने लगी। आप वाकई मेरे लिए मुश्किलें खड़ी करना पसंद करते हैं, बैरन लिन फेंग, उसने मुंह बनाया लेकिन फिर भी अपना सिर हिलाया। मुझे लगता है कि आपके बैरन स्टेटस के साथ आपके लिए अभी भी एक टियर 1 स्क्रॉल और 2 टियर 2 स्क्रॉल चुनना संभव होना चाहिए। मैं आपकी मदद की सराहना करता हूं, जू फेंग ने मुस्कुराते हुए कहा और जल्दी से वह स्क्रॉल पकड़ लिया जो उसे चाहिए था। यह केवल शर्म की बात थी कि उसे उपचार के उपायों का स्क्रॉल वापस करना होगा, लेकिन बलिदान की आवश्यकता थी। यदि वह कुछ त्यागने में भी समर्थ नहीं है तो उसे खेल छोड़ देना चाहिए। इस बीच सैंडी ने उन स्क्रॉलों को लॉक करना शुरू कर दिया जिन्हें जू फेंग ने चुना था। आपने टियर 1 स्क्रॉल, शैडोक्राफ्ट स्क्रॉल और टियर 2 स्क्रॉल, निषिद्ध कला स्क्रॉल और दिव्य आशीर्वाद स्क्रॉल को चुना है। क्या यह आपका अंतिम निर्णय है? उसने उससे जानकारी की पुष्टि करते हुए पूछा। अपना सिर हिलाते हुए जू फेंग ने जवाब दिया, हाँ, मैंने उन्हें बहुत विचार करने के बाद चुना है। बहुत बढ़िया, ये स्क्रॉल अब आपके हैं। मुझे उम्मीद है कि वे मिशन में आपकी अच्छी तरह से मदद करेंगे। टाउन मेयर फिलहाल उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन उन्हें कुछ हफ्तों में वापस आ जाना चाहिए। उम्मीद है कि उनके लौटने से पहले संकट हल हो जाएगा, सैंडी ने अचानक कुछ महत्वपूर्ण जानकारी का खुलासा करते हुए कहा। मिशन के लिए अचानक समय सीमा तय कर दी गई है। जू फेंग ने उन संकेतों को तुरंत समझ लिया जो उसके लिए सूक्ष्म रूप से दिए गए थे। ज्यादातर खिलाड़ी हमेशा अधीर रहते थे और एनपीसी के संवादों को लगातार छोड़ देते थे या अनदेखा कर देते थे। हालांकि दिव्य दुनिया में ऐसा करना अज्ञानी होने के बराबर था और महत्वपूर्ण जानकारी को खोना था। द डिवाइन वर्ल्ड अधिकांश खेलों से भिन्न था, जहां मिशन में सफलता पाने के लिए ढेर सारी जानकारी और मार्गदर्शन दिया जाता था। इसके बजाय आपको बहुत कम या संक्षिप्त जानकारी देकर स्वयं ही सब कुछ पता लगाना होगा। यद्यपि वे उतने कठोर भी नहीं हैं और जब तक आपने कुछ निश्चित घटना को ट्रिगर किया है, आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। और अभी ऐसा लग रहा है कि जू फेंग ने सैंडी के साथ इस बात को छेड़ दिया है, जिससे सैंडी को यह खुलासा करना पड़ा कि टाउन मेयर इस समय रिवरवुड टाउन में नहीं है। इसके अलावा शहर के मेयर कुछ सप्ताह में वापस आ जाएंगे और उनकी जानकारी के अनुसार इसका मतलब है कि उनके पास लगभग 5 से 7 दिन है। एनपीसी जिस समय क्षेत्र में काम करते थे वह हम खिलाड़ियों से अलग था, इसलिए उनके कुछ हफ्ते सिर्फ 5 से 7 दिन के होते हैं। जैसा कि अपेक्षित था, मूल सौदे में मेरे द्वारा किए गए शमन के कारण यह वैकल्पिक कथानक होना चाहिए। जू फेंग ने जल्दी से बदलाव का कारण समझ लिया, यह जानते हुए भी कि अचानक समय सीमा तय करने का कारण वे ही थे, उन्हें कोई अफसोस नहीं था। आखिरकार सैंडी ने सिर्फ इतना ही कहा कि टाउन मेयर चाहेंगे कि उनके लौटने से पहले संकट का समाधान हो जाए। इसका मतलब यह था कि वह अभी भी सुरक्षित और स्वस्थ रहेंगे, हालांकि टाउन मेयर के साथ उनके अच्छे संबंध खत्म हो गए हैं। दूसरे शब्दों में, यदि वह अपने मिशन में कुशल था तो यह एक प्रोत्साहन बोनस था। निश्चिंत रहो, सैंडी। मैं इन स्क्रॉल को अपने हाथ में लेकर तुम्हें या शहर के मेयर को निराश नहीं करूंगा, जू फेंग ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, एक चमकदार मुस्कान बिखेरते हुए। बहुत बढ़िया, मुझे भी तुम्हारी सफलता देखने की उम्मीद है। बहुत से लोग हैं जो एक सक्षम साहसी व्यक्ति से मिलना चाहेंगे, साम्राज्य से कुलीन दर्जे वाले व्यक्ति से तो बिल्कुल नहीं। सैंडी ने उसके हाथ पकड़ लिए। सिस्टम रिसेप्शनिस्ट सैंडी के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित करने के लिए बैरन लिन फेंग को बधाई। स्तब्ध, जू फेंग को उम्मीद नहीं थी कि सैंडी का रिश्ता इतना मजबूत होगा।
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिस्टम प्रॉम्प्ट अब उसे एडवेंचरर के नाम से नहीं बल्कि बैरन के नाम से संबोधित करता था। तालमेल फीचर खोलकर वह सैंडी की जानकारी जांचने चला गया। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। एनपीसी के साथ तालमेल की स्थिति। रिसेप्शनिस्ट सैंडी। वर्तमान तालमेल स्तर सौहार्दपूर्ण। हाल की बातचीत। हर्बलिस्ट एलियास की ओर से उनसे एक महान दर्जा प्राप्त किया। उग्रवाद के संबंध में सैंडी से एक मिशन स्वीकार किया। मिशन के बारे में मैत्रीपूर्ण बातचीत में शामिल हुए। टिप्पणियां। रिसेप्शनिस्ट सैंडी को उग्रवाद को सुलझाने में आपकी सफलता से बड़ी उम्मीदें थीं। यदि खिलाड़ी टाउन मेयर की वापसी से पहले मिशन में सफल हो जाता है तो इससे बेहतर तालमेल और भरपूर इनाम मिल सकता है। यह अविश्वसनीय है। जू फेंग ने अपनी भौहें थोड़ी सी सिकोड़ी। उसका ध्यान नोट्स वाले हिस्से पर गया जिसमें उसे भरपूर इनाम मिल सकता था। हो सकता है कहने के बजाय जू फेंग का मानना था कि यह एक गारंटीकृत इनाम था। अन्यथा सिस्टम ने नोट्स में इसे सूचीबद्ध करने की जहमत नहीं उठाई होती। एक एनपीसी की तालमेल स्थिति से गोपनीय जानकारी का पता चला जो कहीं नहीं मिल सकती थी, और सबसे अच्छी बात यह थी कि यह हमेशा सटीक थी। ठीक है, मैंने सब कुछ कंफर्म कर लिया है और अब मैं अपने पद पर वापस आ जाऊंगा। अगर आपको कुछ और चाहिए तो मैं रिसेप्शनिस्ट के डेस्क पर आ जाऊंगा, सैंडी ने कहा जब वे दोनों तिजोरी से बाहर निकले। टाउन हॉल से बाहर निकलने से पहले जू फेंग ने एक विनम्र जवाब दिया। वह काफी उलझन में था। उसने कभी नहीं सोचा था कि सैंडी के लिए कोई तालमेल की स्थिति होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे लगता है कि दूसरों को उदारतापूर्वक टिप देने से वास्तव में मदद मिलती है, उसने मन ही मन सोचा, यह सोचते हुए कि क्या यह उसके उदारतापूर्वक टिप देने और उसके साथ निरंतर सौहार्दपूर्ण बातचीत के कारण सक्रिय हुआ। आसमान की ओर देखते हुए जू फेंग को एहसास हुआ कि खेल के बारे में उसका ज्ञान और भी विस्तृत हो गया है। ऐसी चीजें थीं जिन्हें वह खोज रहा था जो उसने कभी नहीं की थीं या जिनके बारे में उसे पहले कभी पता नहीं था, और किसी कारण से वह उत्साहित महसूस कर रहा था। इस बात से चिंतित होने के बजाय कि खेल उसके लिए कुछ और अज्ञात बन सकता है, वह वास्तव में यह जानने का प्रयास कर रहा था कि उसे और क्या नई चीजें मिलेंगी। शायद यही वह बात है जो एक असली गेमर को तब महसूस होती है जब उसे लगता है कि वह गेम में ज्यादातर उद्देश्यों को पूरा कर लेगा। वे ज्यादा रोमांचक और मुश्किल घटनाओं की तलाश करेंगे, खासकर जब कोई नया अपडेट आता है तो रोमांच में आ जाते हैं। खैर, मुझे लगता है कि यह इतना भी बुरा नहीं है। स्थिति के बारे में काफी आशावादी होते हुए उन्होंने धीरे से कहा। उन्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी कि नए बदलाव उनके मुख्य उद्देश्य में बाधा डाल सकते हैं या उसमें देरी कर सकते हैं। आखिरकार, वह ऐसे व्यक्ति थे जो कई संकटों और कठिन बाधाओं से गुजरे थे। अगर वह कुछ मामूली बदलावों के कारण लड़खड़ा जाता है, तो उसे बदला लेने या यहां तक कि अमीरों को चुनौती देने की कोशिश करना भी बंद कर देना चाहिए। यह तो कहना ही क्या कि वह भविष्य से लौटने का यह चमत्कारी मौका भी गवा देगा। जैसे ही जू फेंग भाड़े के सैनिकों के संगठन की ओर बढ़ने लगा, जो एक ऐसा स्थान था जो भाड़े के सैनिकों के रूप में काम करने वाले एनपीसी को कुछ जानकारी एकत्र करने की सुविधा प्रदान करता था, उसे एक सूचना मिली। यह सूचना वास्तविक दुनिया से उनकी स्मार्ट वॉच के माध्यम से आई थी। अपनी स्मार्ट वॉच को डिवाइन वर्ल्ड से कनेक्ट करके इसने उसे दोनों तरफ से नोटिफिकेशन प्राप्त करने की अनुमति दी, चाहे वह गेम हो या वास्तविक दुनिया। यह एक और कारण था कि स्मार्ट वॉच एक ऐसे खिलाड़ी का एक अनिवार्य हिस्सा था जो डिवाइन वर्ल्ड के माध्यम से जीवन यापन करना चाहता था। अधिसूचना खोलते ही जू फेंग ने देखा कि प्रेषक झाओ काई था। लगता है उसने आखिरकार मेरे भेजे संदेश पढ़ लिए हैं, उसने संदेश की जांच करते हुए बुदबुदाया। झाओ काई, हा, फेंग, यह गेम वाकई बहुत मनोरंजक है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म ले चुका हूं। वैसे, मैंने नक्शा चेक किया और पाया कि मैं अभी ग्रीनबर्ड टाउन में हूं। ग्रीनबर्ड टाउन हो? अगर मुझे सही से याद है, तो वहां से कुछ खिलाड़ी रिवरवुड टाउन की ओर पलायन कर रहे हैं। जू फेंग ने मन ही मन सोचा। अपना नक्शा खोलते हुए उसने ग्रीनबर्ड टाउन की खोज शुरू की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यह शहर रिवरवुड टाउन से बहुत दूर था,
तथा यहाँ पहुँचने के लिए कम से कम 3 बार टेलीपोर्टेशन तथा कुछ अधिक पैदल चलना पड़ता। ये प्रवासी वास्तव में जोखिम उठाने वाले लोग हैं। उन्हें इन खिलाड़ियों की इतनी दूर से यहाँ तक आने के साहस और दृढ़ संकल्प के लिए प्रशंसा करनी पड़ी। अगर अतीत में वह ऐसा होता तो जू फेंग ऐसा जोखिम उठाने की हिम्मत नहीं करता, जो न केवल समय लेने वाला था बल्कि संभावित रूप से खतरनाक भी था। आखिरकार, जब आप अकेले यात्रा कर रहे हों तो यात्रा के दौरान आपको आसानी से लूटा जा सकता है या मारा जा सकता है। यह जानने के बाद कि झाओ काई का वर्तमान स्थान ग्रीनबर्ड टाउन था, जू फेंग ने एक संदेश भेजा और उसे रिवरवुड टाउन की यात्रा करने के लिए कहा। जू फेंग, क्या आप जल्द से जल्द रिवरवुड टाउन आ सकते हैं? ग्रीनबर्ड टाउन में कोई भविष्य नहीं है। स्थिति के विकास के साथ ग्रीनबर्ड टाउन का अब कोई खास महत्व नहीं रह गया। अन्यथा, वहां से आने वाले खिलाड़ी रिवरवुड टाउन में जाने के लिए इतना पैसा और समय खर्च नहीं करते। यह दिव्य दुनिया की कठोर वास्तविकता थी। सिर्फ इसलिए कि दोनों शहर हैं, उनके बीच बहुत अंतर है। अफसोस, झाओ काई के जवाब से जू फेंग लगभग लड़खड़ा गया। झाओ काई, मुझे नहीं लगता कि मैं वहां जा पाऊंगा। मैं कंगाल हो गया हूं। जू फेंग, रुको, तुम कैसे टूट गए? शुरुआत के तौर पर दिए गए 10 तांबे के सिक्कों के साथ टेलीपोर्टेशन के लिए आपको अपने शुरुआती शहर के अलावा कहीं और टेलीपोर्ट करने के लिए केवल 1 से 2 तांबे के सिक्के खर्च करने होंगे। झाओ काई, उस बारे में मैंने कुछ अच्छी चीजें देखी तो मैंने कुछ खरीद ली। गुडीज, उलझन में जू फेंग उसका मतलब समझने में असमर्थ था। किस प्रकार की वस्तुओं पर उनका ध्यान गया कि उन्होंने अपनी पूरी संपत्ति खर्च कर दी? नहीं, सवाल यह होना चाहिए कि किस तरह की अच्छी वस्तुओं की कीमत केवल 10 तांबे के सिक्के होगी। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। जू फेंग, आपने कौन सी वस्तुएं खरीदीं और उनके आंकड़े क्या हैं? अगर झाओ काई ने कुछ बेकार सामान खरीदा और अपना सारा पैसा व्यर्थ में बर्बाद कर दिया तो वह सचमुच पागल हो जाएगा। हो सकता है कि उसे कोई अच्छा सौदा मिल गया हो और वह सामान कमाल का हो। सकारात्मक सोचने की कोशिश करते हुए जू फेंग ने धैर्यपूर्वक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा की। कुछ मिनटों के बाद जू फेंग को आखिरकार एक जवाब मिला, और जितना अधिक वह इसे पढ़ता उतना ही वह झाओ काई का गला घोंटना चाहता था। झाओ काई, ओह! उस बारे में जब मैंने शुरुआत की थी तो मैं बहुत गुस्से में था, इसलिए जब मैं सड़कों पर घूमता था तो मुझे कुछ अच्छे खाने की खुशबू आती थी। मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और बहुत सारा खाना खरीद लिया, जिससे मेरा पेट भर गया। जू फेंग, क्या यही वजह है कि आपने कहा कि यह गेम इमर्सिव है? इसलिए नहीं कि आप अपने शरीर को नियंत्रित कर सकते हैं जैसे कि आप इस दुनिया में रहते हैं, बल्कि इसलिए कि आप खाना खाने पर अपनी भूख को कम महसूस कर सकते हैं। झाओ काई, हाँ, बिल्कुल सही लगता है। फेंग, तुम वाकई मेरे मतलब को संक्षेप में बताना जानते हो। मैं तुम्हें 3000 लाइक देता हूं। भाड़ में जाओ, जू फेंग ने अचानक सबके सामने गाली दी, जिससे उसके आसपास काफी हंगामा मच गया। चूंकि अधिकांश खिलाड़ियों ने अपने कार्यों को अस्थायी रूप से रोक दिया था, उनका ध्यान जू फेंग पर केंद्रित था, तो उन्होंने प्रतिक्रिया में अजीब तरह से मुस्कुराया। हाहा, मैं अभी अभी अपनी नीलामी बोली हार गया, उसने तुरंत अपनी गाली का बहाना बना दिया। निश्चित रूप से खिलाड़ियों की जल्द ही रुचि खत्म हो गई और वे अपने अपने कार्यों पर लौट गए। अरे, तो यह एक और हारने वाला है जो अपनी बोली हार गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन है। मुझे यकीन है कि वह दिवालिया हो गया होगा और इसीलिए वह हार गया। ऐसा नहीं हो सकता कि वह समय के कारण हार गया हो। हाहा, बस उसके गियर्स को देखो और आप कह सकते हैं कि वह अभी भी स्तर 5 तक नहीं पहुंचा है। खिलाड़ियों ने आपस में जू फेंग की वर्तमान स्थिति के बारे में गपशप की, जिससे चर्चा का विषय बनने से बचने के लिए उसे जल्दी से वहां से चले जाने को मजबूर होना पड़ा। उन्होंने कभी भी इतना अपना संयम नहीं खोया था जितना कि अब खो दिया है। यह शापित काई वास्तव में अनोखा है। जू फेंग ने अपना मुंह हिलाया, स्पष्ट रूप से उसके आचरण से निराश। आखिर कौन है जो अपना पूरा भाग्य भोजन खरीदने में बर्बाद कर देता है? क्या वह सचमुच इतना भूखा था? झाओ काई से निराश होने के बावजूद उन्हें बहुत पहले ही कुछ खोज लेने के लिए उनकी प्रशंसा भी करनी पड़ी। खेल के दौरान खाते समय उसे पेट भरा हुआ महसूस हुआ,
इसका अर्थ था कि उसने सूक्ष्म रूप से यह जान लिया था कि खेल वास्तविकता को कुछ हद तक प्रभावित कर सकता है। भोजन की साधारण खरीद और उसका उपभोग करने के बावजूद इसका पता लगाना आसान नहीं था। आखिरकार जू फेंग किसी अन्य व्यक्ति के बारे में नहीं सोच सकता था जो खाने के लिए गेम खरीदेगा। इसके बजाय हर कोई अपने चरित्र के आंकड़े, मिशन, स्तर और प्रसिद्धि पर ध्यान केंद्रित करेगा। एक गुप्त स्थान पाकर जू फेंग ने अपने आसपास दोबारा जांच की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आसपास कोई और तो नहीं है। ओह, मैंने वास्तव में अपना संयम खो दिया और हंसी का पात्र बन गया। वह कड़वाहट से मुस्कुराया। स्पष्ट रूप से उसे उम्मीद नहीं थी कि झाओ काई के कुछ संदेशों से उसकी शानदार छवि बर्बाद हो जाएगी। अपनी भावनाओं को शांत करने के लिए कुछ सेकंड लेते हुए जू फेंग ने झाओ काई से खेल में उसका उपयोगकर्ता नाम पूछा। सौभाग्य से पहले के विपरीत झाओ काई तेजी से प्रतिक्रिया करने में कामयाब रहा। शैडो ब्लेड, हुह, यह नाम कितना अजीब है, उसने मन ही मन सोचा, यह एहसास किए बिना कि उसका नामकरण ज्ञान भी झाओ काई से कम बुरा नहीं था। उपयोगकर्ता नाम और टैग के साथ, जो पूरी तरह से झाओ काई के लिए अद्वितीय था, जू फेंग ने उसे मित्रता का अनुरोध भेजा। तुम्हें सम्मानित महसूस होना चाहिए, काई। बहुत से लोग मुझे अपना मित्र बनाना चाहते हैं, लेकिन केवल तुम ही मेरे पहले मित्र बन पाए, उसने गर्व से मुस्कुराते हुए कहा। जो लोग उसे निजी संदेश भेज रहे थे, उनकी गिनती नहीं की गई, क्योंकि संदेश भेजने के लिए आपका मित्र होना आवश्यक नहीं है। हालांकि जू फेंग को पूरा भरोसा था कि उनमें से ज्यादातर लोग उसे आधिकारिक तौर पर अपना दोस्त बनाना चाहते थे। आखिरकार उसके व्यापक ज्ञान और मौजूदा संसाधनों के साथ कोई मूर्ख ही उसे तुच्छ समझना चाहेगा। कुछ समय बाद झाओ काई ने दिव्य दुनिया में वापस आने पर जू फेंग के मित्रता अनुरोध को स्वीकार कर लिया और सबसे पहले उसने उसे वीडियो कॉल किया। अवाक, जू फेंग ने वीडियो कॉल स्वीकार कर लिया, जो केवल दोस्तों और गिल्ड सदस्यों के लिए उपलब्ध था। और गिल्ड के सदस्यों की बात करें तो जू फेंग ने गिल्ड के सदस्यों के साथ अपना काम पूरा होते ही उसे छोड़ दिया था। अगर वह और ज्यादा समय तक रुकता, तो उसे डर था कि जेंटल विंड उसे और ज्यादा समय तक रुकने के लिए परेशान कर सकती है। छापे के अंत में उस महिला की नज़र एक शिकारी की तरह थी। वह निश्चित रूप से मुझे अपने गिरोह में शामिल करने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह कैसे संभव हो सकता है, उसने मन ही मन कहा, स्थिति को हास्यास्पद पाते हुए। वह अपना खुद का मालिक था, लेकिन कोई और यह नहीं जानता था, इसलिए दूसरों द्वारा उससे छीन लिया जाना हास्यास्पद था। ठीक है, बोलो, तुम कहाँ हो? वीडियो कॉल स्वीकार करते हुए जू फेंग ने सीधे मुद्दे पर आते हुए उसका ठिकाना पूछा। सिर्फ इसलिए कि वे अब गेम में दोस्त हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वे एक दूसरे की लोकेशन देख सकते हैं। वे सिर्फ यह देख सकते थे कि वे ऑनलाइन हैं या नहीं। वीडियो कॉल के माध्यम से जू फेंग झाओ काई पर लगे गियर देख सकता था। उसे आश्चर्य हुआ कि झाओ काई अपनी बेल्ट के पास बंदूक रखे हुए था, जिसका मतलब था कि वह गनर वर्ग का था। या कम से कम जू फेंग के दिमाग में यही था। तुमने गनर क्लास चुनी है, लेकिन खुद को शैडो ब्लेड कहते हो। तुम्हारा दिमाग कैसे काम करता है? जू फेंग ने चुपचाप सोचा। झाओ काई के आचरण से वह और भी अधिक अवाक महसूस कर रहा था। ठीक है, अपनी बंदूक से खेलना बंद करो और मुझे अपना वर्तमान स्थान बताओ, जू फेंग ने झल्लाकर एक बार फिर पूछा। उसने देखा कि झाओ काई का ध्यान भटक रहा था। हाँ, ठीक है। मेरी गलती बस यही है कि बंदूक मुझे शांत और अधिकारपूर्ण महसूस कराती है। झाओ काई ने अपना सिर खुजलाया और जोर से हंसा, अपने आसपास की परवाह किए बिना। फिर भी उसने अपना नक्शा खोला और अपना स्थान जांचा। हाँ, मैं इस समय वर्डेंट वैली नामक स्थान पर हूँ, उसने हाथ जोड़कर उत्तर दिया। वर्डेंट वैली। जू फेंग ने अपना मुंह थोड़ा सा हिलाया। वर्डेंट वैली ग्रीनबर्ड टाउन के पास कहीं नहीं थी, क्योंकि उसके मौजूदा स्तर और गियर के हिसाब से कम आधे दिन की पैदल यात्रा करनी पड़ती थी। नहीं, सवाल यह था कि एक शुरुआती के रूप में वहां यात्रा करते समय उनकी मृत्यु कैसे नहीं हुई? क्या रास्ते में तुम्हें किसी राक्षस का सामना नहीं करना पड़ा? मुझे यकीन नहीं है, फेंग। मैं बस घूम रहा था और जो खाना मैंने खरीदा था उसे खा रहा था। खाना बहुत बढ़िया था और इससे मुझे शांत होने में मदद मिली, जिससे मुझे समय और ठिकाने का पता ही नहीं चला। अविश्वसनीय। इस स्तर पर
जूफेंग को आश्चर्य हुआ कि क्या झाओ काई असली नायक था। उसका भाग्य और आचरण इतना असामान्य था कि फिर भी अन्य लोग उससे ईर्ष्या कर सकते थे। यहां तक कि उन्होंने इतनी दूर वरदांत घाटी में जाने की हिम्मत नहीं की, विशेषकर अपने वर्तमान उपकरणों के साथ, जिन्हें व्यापक उन्नयन की आवश्यकता थी। जब जूफेंग इस बात पर विचार कर रहा था कि झाओ काई को अपने शहर में कैसे बुलाएं, तो झाओ काई को अचानक कुछ याद आया। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। ओह, ठीक है, मैं कुछ भूल गया, फेंग। जिस व्यक्ति ने मुझे खाना बेचा था, उसने मुझे विलोब्रुक गांव में जाकर उसे और खाना देने के बदले में एक पत्र देने को कहा था। क्या तुम्हें पता है कि वह कहाँ है? झाओ काई ने पूछा। इस बीच जूफेंग विलोब्रुक गांव का नाम सुनकर दंग रह गया। विलोब्रुक गांव ग्रामीण क्षेत्र की घुमावदार पहाड़ियों और झरनों के बीच बसा हुआ था, लेकिन इस तरह का वर्णन एक छद्म वर्णन था। यह सुनने में साधारण बात लगती थी, लेकिन वास्तव में यह एक गुप्त स्थान पर स्थित था और बिना उचित अनुमति के कोई भी वहां प्रवेश नहीं कर सकता था। इस स्थान को महत्वपूर्ण बनाने वाली बात और वह इसका नाम आसानी से याद रख पाने के पीछे वहां स्थित प्रसिद्ध लोहार का स्थान था। मैंने बस कुछ बढ़त हासिल करने के लिए इतना संघर्ष किया, लेकिन इस भाग्यशाली कमीने ने भोजन खरीदकर एक चेन मिशन पर ठोकर खाई। क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? वह मन ही मन चिल्लाया। झाओ काई का गला घोंटना चाहता था। सौभाग्यवश चेहरे के भावों पर उनका नियंत्रण लगभग पूर्ण था तथा वे काफी स्थिर बने रहे। चूंकि यह एक मिशन है, इसलिए पत्र में ही स्थान के बारे में कुछ संकेत दिए जाने चाहिए थे, उसने शांतिपूर्वक झाओ काई को समझाया। वास्तव में? हाँ, या फिर यह मत कहो कि तुमने कभी पत्र का निरीक्षण करने की जहमत नहीं उठाई? यह प्रश्न सुनकर झाओ काई के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई। उसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट था कि उसने वास्तव में पत्र का निरीक्षण नहीं किया था। वह इतना खाने का शौकीन कब बन गया? जूफेंग मन ही मन रोया, यह सोचते हुए कि क्या वह अभी भी वही झाओ काई है जिसे वह जानता था, या शायद यह उसके किए का नतीजा था। अगर उसने उसे खेल में शामिल होने के लिए मनाने की कोशिश नहीं की होती, तो वह यह मुकाम हासिल नहीं कर पाता। इस बीच झाओ काई ने इस समय का उपयोग पत्र को पुनः प्राप्त करने में किया और वास्तव में उस पर कुछ प्रतीकों को देखा। हालांकि वह प्रतीकों को समझ पाने में असमर्थ था और बहुत ही भ्रमित दिख रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। फेंग, इस प्रतीक का क्या अर्थ है? झाओ काई ने उसकी ओर मुड़कर पूछा। इसे भूल जाओ, मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा, इसलिए मुझे अपना निर्देशांक भेज दो। जूफेंग ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं, क्योंकि उसने उसे अपने पास भेजने की कोशिश करना छोड़ दिया था। आखिरकार, अगर उसने झाओ काई को उसके मिशन में मदद की, तो वह संभवतः इस अवसर का उपयोग लोहार से परिचित होने के लिए कर सकता था। गियर एक बाहरी कारक हो सकता है और उस पर बहुत अधिक निर्भर नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को अपने गियर की उपेक्षा करनी चाहिए। अब जबकि उसके सामने एक प्रसिद्ध लोहार के संपर्क में आने का अवसर आया था, तो उसका लाभ न उठाना मूर्खता होगी। इसे उस घूंसे का बदला समझो जो मैंने उसे पहले दिया था, उसने मन ही मन सोचा, ऐसा दिखाते हुए कि वह ही एहसान वापस कर रहा है, न कि कोई और। उनके कौशल महान थे, लेकिन वे शुरुआती गियरों से सीमित थे जो शुरुआत में हर खिलाड़ी को दिए गए थे। इसलिए झाओ काई के साथ मिलकर उसके मिशन में सहायता करना, साथ ही कुछ उन्नयन हासिल करना, उसकी मदद करने के बहाने जूफेंग का मुख्य उद्देश्य होगा। यह एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने जैसा था। वह कितना प्रतिभाशाली व्यक्ति था। कुछ समय बाद जूफेंग को झाओ काई से सटीक निर्देशांक प्राप्त हुए, साथ ही उसे यह भी बताया गया कि ऐसा कैसे करना है, क्योंकि उसे यह नहीं पता था कि ऐसा कैसे करना है। अब निर्देशांक का पता चलने पर जूफेंग अपने स्थान से आश्चर्यचकित रह गया। आखिर वह अभी तक कैसे जीवित है, वह मन ही मन सोच रहा था। झाओ काई की किस्मत से आश्चर्यचकित था। झाओ काई को ढेर सारे उच्चस्तरीय राक्षसों ने घेर लिया था, लेकिन वह सुरक्षित रहा, जिससे पता चलता है कि वह किसी तरह उन सभी से बचने में कामयाब रहा। रुको, यह संभवतः उसकी सूची में मौजूद पत्र के कारण हो सकता है। जूफेंग अचानक रुक गया और एक संभावना के बारे में सोचने लगा। शायद इसलिए कि उसे एक पत्र पहुंचाने का काम सौंपा गया था, उसने किसी तरह एक अदृश्य जादुई सुरक्षात्मक मंत्र प्राप्त कर लिया था, जिससे वह राक्षसों से दूर रह सका। अगर ऐसा है,
तो क्या वहां उससे मिलने की कोशिश करना मेरे लिए आत्मघाती नहीं होगा? उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। जू फेंग ने खांसी का नाटक करते हुए बहाना बनाने का फैसला किया। काई, तुम बहुत दूर हो, इसलिए हम निकटतम शहर में मिलेंगे। तुम ओकवुड टाउन के करीब हो, इसलिए हम वहीं मिलेंगे, उसने कहा, उसे वहां का निर्देशांक या दिशा भेजते हुए। ओकवुड टाउन ऊंचे ओक वृक्षों और फैले हुए खेतों के बीच बसा एक विचित्र बस्ती थी। साधारण लकड़ी के घरों और हलचल भरे बाजार के साथ यह दिव्य दुनिया में अपनी यात्रा शुरू करने वाले साहसी लोगों के लिए एक स्वागत केंद्र के रूप में कार्य करता था। टेलीपोर्टर प्लेटफॉर्म पर जू फेंग भारी मात्रा में सिक्के खर्च करने के बाद शहर में पहुंचा। उफ, ऐसे ही मैंने एक ही यात्रा में 6 तांबे के सिक्के खो दिए, उसने मन ही मन आह भरी। यद्यपि उन्हें धनी माना जा सकता था, लेकिन इस तरह से धन गंवाना निश्चित रूप से उन्हें थोड़ा कष्ट पहुंचाता था। आखिरकार, अगर झाओ काई न होता तो उसे यहां तक टेलीपोर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अपना सिर हिलाते हुए जू फेंग तुरंत पास की एक बेंच पर चला गया और धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए बैठ गया। जब वह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था, तो उसे जेंटल विंड से एक संदेश प्राप्त हुआ। जेंटल विंड, नमस्ते, लिन फेंग के बॉस, मैं आपके अधीनस्थ की ओर से आभार और धन्यवाद व्यक्त करने के लिए यहां आया हूं। वह बहुत बढ़िया था। लिन फेंग की बॉस? आभार व्यक्त करें। अब वह क्या चाहती है? जू फेंग ने अपना सिर थोड़ा झुकाया, ऐसा लग रहा था कि वह उसके संदेश से भ्रमित था। क्या वह नरक के तानाशाह से मिले पुरस्कारों का आनंद लेने के लिए यहां आई थी? अपने पूर्व अनुबंध को देखते हुए जू फेंग ने इन्फर्नो टायरेंट से कोई भी पुरस्कार नहीं लिया। यह इस तथ्य के बावजूद था कि लूट का कुछ हिस्सा बहुत बड़ा था। उन्होंने अपने सिद्धांतों और ईमानदारी को बनाए रखा, अनुबंध का सम्मान किया। अनाम उपयोगकर्ता, मुझे लगता है कि गिल्ड लीडर जेंटल विंड स्कॉच्ड कैवर्न्स से पुरस्कार का आनंद ले रहा है। जहां तक कृतज्ञता की बात है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है जब हम केवल अनुबंध के प्रावधानों के कारण बाध्य हैं। उन्होंने कुछ हद तक राजनीतिक तरीके से प्रतिक्रिया व्यक्त की तथा उनसे काफी दूरी बनाए रखी। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। सिर्फ इसलिए कि उसने उसकी बहुत सहायता की, इसका मतलब यह नहीं था कि वह उसके साथ अधिक गहन संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहा था। इस बीच, दूसरी तरफ से जेंटल विंड, जू फेंग की कुछ हद तक ठंडी प्रतिक्रिया से अवाक रह गई। वह निश्चित रूप से अपनी सुरक्षा बढ़ा रहा है, कोमल पवन कड़वाहट से मुस्कुराया। आश्चर्य की बात नहीं है। लिन फेंग जैसे सक्षम अधीनस्थ के साथ वह निश्चित रूप से सतर्क रहेगा, ऑटम ब्रीज ने पीछे से कहा। उनके जवाब के आधार पर यह स्पष्ट है कि वह व्यापारिक बातचीत के अलावा और अधिक बातचीत नहीं करना चाहते, उन्होंने उनकी मंशा को समझते हुए कहा। सहमति में सिर हिलाते हुए कोमल पवन ने भी अर्थ समझ लिया। हालांकि, समझना और अनुपालन करना दो अलग अलग बातें थीं। अगर मैंने रिकॉर्डिंग की जांच नहीं की होती और यह नहीं देखा होता कि लिन फेंग लोगों की जान बचाने के लिए कितनी गुप्त चीजें कर रहा था, तो मैं उससे दोबारा संपर्क करने का साहस नहीं जुटा पाता, जेंटल विंड ने धीरे से आह भरी। इससे पहले, उसका मन भरपूर पुरस्कारों और उसके बाद भीड़ के उत्साहपूर्ण जयकारे से भरा हुआ था, जिसके कारण वह रिकॉर्डिंग फुटेज को देखने में असमर्थ हो गई थी। और अब जब उसने कुछ हद तक सब कुछ नियंत्रण में कर लिया था, तो उसने इसकी जांच की और पाया कि जू फेंग समय पर अपने गिल्ड सदस्यों को सावधानीपूर्वक ठीक कर रहा था। उन्हें विश्वास था कि इस सहायता और सही समय के बिना हताहतों की संख्या बहुत अधिक होती। ठीक है, मुझे यह मानना होगा कि लिन फेंग अपने कौशल में बेहद निपुण है, यहां तक कि हमारे अधीन मौलवियों से भी बेहतर है। लेकिन उसके अनुमान लगाने के कौशल में थोड़ी कमी है, ऑटम ब्रीज ने अचानक कहा। व्यापक जांच के बाद, रेजार्ट ने वास्तव में हमें धोखा दिया था और वह आपके प्रतिद्वंद्वी की मदद कर रही थी, लेकिन साइलेंट व्हिस्पर की नहीं। वह वास्तव में बहुत डरपोक और भयानक थी कि उसे हमारे साथ विश्वासघात करने की गलती समझ ली गई। हम उस समय की स्थिति को देखते हुए लिन फेंग को दोष नहीं दे सकते। साइलेंट व्हिस्पर केवल अपने खराब मैकेनिक कौशल को बलिदान के लिए दोषी ठहरा सकती है, लेकिन हम लिन फेंग की ओर से उसे थोड़ा मुआवजा देंगे। जेंटल विंड ने जू फेंग की हरकत का बचाव करते हुए खांसी का नाटक किया। खेल में खराब प्रदर्शन करना निश्चित रूप से कोई अपराध नहीं था, लेकिन यदि आप इतने खराब थे कि आपको टीम को नुकसान पहुंचाने वाला समझा जाता तो यह निश्चित रूप से अपराध था।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। यह बात विशेष रूप से तब सत्य थी जब वे उच्च जोखिम वाले कठिनाई स्तर पर खेल रहे थे। इसलिए भले ही जू फेंग अपने निर्णय में आधा सही था, लेकिन जेंटल विंड का उसे इसके लिए दोषी ठहराने का कोई इरादा नहीं था। यदि यह बात उसे पता चलती और वह इन्हें संदिग्ध पाता, तो वह भी ऐसा ही करती। आखिरकार, पछताने से बेहतर है कि सुरक्षित रहा जाए। मैं पहले ही साइलेंट व्हिस्पर को शांत करने के लिए आगे बढ़ चुका हूं। जब मैं वहां पहुंचा, तो वह फूट फूट कर रो रही थी और उस समय घबरा जाने के लिए माफी मांग रही थी। ऑटम ब्रीज ने अजीब तरह से मुस्कुराया। यह सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसके साथ अन्याय हुआ है। लेकिन वैसे भी मेरी उस प्रतिद्वंद्वी को इस समय बहुत बुरा लग रहा होगा। हाँ, मेरे जासूस के अनुसार आपके प्रतिद्वंद्वी को कड़ी फटकार लगाई जा रही है। यहां तक कि इस बार बोर्ड के निदेशक भी उससे बहुत निराश थे और आपकी प्रशंसा कर रहे थे। ये बोर्ड डायरेक्टर्स बेकार के बूढ़े लोगों का एक समूह है जो शेयर खरीदने में किस्मत वाले बन गए हैं। एक बार मेरे पास पर्याप्त शेयर हो जाएं, तो मैं उन्हें बेच दूंगा, जेंटल विंड ने ठंडी हंसी में कहा। फिर वह ऑटम ब्रीज की ओर मुड़ी और शर्मीली और विनम्र अभिव्यक्ति के साथ बोली, झाओ शिन, तुम अपना व्यवहार कब बंद करोगे और इस छोटी बहन की मदद कब करोगे? झाओ शिन। अच्छा नहीं, वह फिर से ऐसा कर रही है, ऑटम ब्रीज ने मन ही मन कहा, कुछ कदम पीछे हटते हुए। क्या आपने नहीं कहा था कि हमें केवल उपयोगकर्ता नाम से बुलाएं, वास्तविक नाम से नहीं? ऑटम ब्रीज, जिसे झाओ शिन के नाम से भी जाना जाता है, ने जवाब दिया। अरे, मेरी बड़ी बहन झाओ शिन, चलो। यहां सिर्फ हम दोनों ही हैं और कोई नहीं। क्या तुम इस दयनीय छोटी बहन की मदद नहीं करोगी? कोमल हवा ने एक शरारती मुस्कान बिखेरते हुए खुद को ऑटम ब्रीज से चिपका लिया। तुम बदमाशी कर रही हो, किंग रोऊ, ऑटम ब्रीज ने चिल्लाते हुए उसका चेहरा अपने से दूर करने की पूरी कोशिश की। अफसोस, कोमल पवन एक जोंक की तरह था, जिसे चाहे कितनी भी ताकत लगा ली जाए, आसानी से हटाया नहीं जा सकता था। अगर बदमाशी करने से तुम मेरी मदद करने के लिए तैयार हो जाओ, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कोमल पवन ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरे प्यारे और प्यारे शिन, झाओ एंटरप्राइज पर तुम्हारा पूरा नियंत्रण है। इसके अलावा, क्या मैं तुम्हारी वास्तविक क्षमता के बावजूद तुम्हें स्वेच्छाचारी और भोलेपन से काम करने के लिए प्रेरित नहीं कर रहा हूं? अवाक, ऑटम ब्रीज को पता था कि इस बार वह अपने जाल में फंस गई थी। उफ, अगर मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तो तुम खुद को कैसे सही ठहराओगी? मत भूलो, तुम्हारे पिता उस समय मेरे पिता से तुम्हारे पारिवारिक व्यवसाय में दखलंदाजी करने की शिकायत जरूर करेंगे, उसने धीरे से समझाया। झाओ जिन, जिसे आमतौर पर गेम में ऑटम ब्रीज के नाम से जाना जाता है, वास्तव में झाओ एंटरप्राइज की उत्तराधिकारी थी। उसका व्यक्तित्व और व्यवहार वास्तविक दुनिया और गेम में उसके व्यक्तित्व और व्यवहार से बहुत अलग था। वह न केवल वास्तविक दुनिया में अत्यंत उग्र और दबंग थी, बल्कि एंटरप्राइज पर भी उसका पूर्ण नियंत्रण था। उसके पिता झाओ लियांग को भी दरकिनार कर दिया गया, क्योंकि झाओ शिन के दादा झाओ गोफू उससे बहुत प्यार करते थे और उस पर पूरी तरह से भरोसा करते थे। मेरे दादाजी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और उन्होंने अपने सारे शेयर भी मुझे दे दिए हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता जिससे उन्हें निराशा हो। अगर तुम्हारे पिता फेंगजियान उनसे शिकायत करते हैं, तो यह तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, झाओ जिन ने शांति से स्थिति को समझाया। स्वाभाविक रूप से, वह उसकी सहायता करने में प्रसन्न होगी, लेकिन अगर उसने ऐसा किया, तो तकनीकी रूप से स्थिति फेंग किंग रॉ के लिए और भी खराब हो जाएगी। झाओ एंटरप्राइज और फेंग एंटरप्राइज के बीच सहयोगात्मक संबंध थे, इसलिए उसकी विशिष्ट पहचान को देखते हुए फेंग एंटरप्राइज में हस्तक्षेप करना उसके लिए अशिष्टता होगी। आखिरकार, इसका इस्तेमाल दूसरों द्वारा दुर्भावनापूर्ण तरीके से यह अफवाह फैलाने के लिए आसानी से किया जा सकता है कि झाओ जिन फेंग एंटरप्राइज को निगलना चाहता है। ऐसी दुर्भावनापूर्ण अफवाह से निश्चित रूप से अकल्पनीय अराजकता पैदा हो जाएगी, और यहां तक कि उसके दादा भी उसकी मंशा पर सवाल उठाने लगेंगे। तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरे दादाजी अभी भी मुझ पर विश्वास करेंगे, लेकिन मेरे वे भाई निश्चित रूप से गड़बड़ कर देंगे। वे मुझे हमेशा से नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं, झाओ जिन ने कड़वाहट से मुस्कुराया। इस बीच फेंग किंग रो कुछ मिनटों तक चुप रहा। झाओ शिन ने जो कहा वह उसके लिए एक चेतावनी थी और उनके कार्यों के परिणाम थे।
और यह पहली बार नहीं था जब झाओ शिन ने इस विशिष्ट मामले का उल्लेख किया था। जितना वह उसकी सहायता करना चाहती थी, रिश्ते की बहुसूत्रीय रेखा जटिल थी और इसमें बहुत सी चीजें शामिल थीं। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। बेशक, मुझे इसके बारे में पता है, शिन। तुमने मुझे यह बहुत पहले बताया था, और इसीलिए तुम मुझे पैर जमाने में मदद करने के लिए केवल आभासी खेलों के माध्यम से ही मेरी सहायता कर सकते थे। लेकिन इस बार यह अलग है। दिव्य दुनिया केवल एक साधारण आभासी खेल नहीं है। फेंग किंगरॉ ने झाओ शिन पर अपनी पकड़ ढीली की और कहा, उसकी अभिव्यक्ति दृढ़ थी। दिव्य विश्व विसर्जन अन्य आभासी खेलों से पूरी तरह से अलग है, और मैं महसूस कर सकता हूं कि इस दुनिया में इसका प्रभाव बहुत बड़ा होने वाला है। यह केवल समय की बात है जब सभी को दिव्य विश्व की क्षमता का एहसास होगा। इसलिए मुझे इस अवसर का भरपूर लाभ उठाने के लिए इस समय का उपयोग करना चाहिए। उसकी घोषणा सुनकर झाओ शिन चुप रहा। वह फेंग किंगरोंग की भावनाओं को कैसे नहीं समझ सकी। उसके भाई बिल्कुल उसके जैसे ही थे, हालांकि उनकी शक्ल सूरत और चालढाल पहले जैसी नहीं थी। वे सभी अधिकार पाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। क्या आप निश्चित हैं कि आप चाहते हैं कि मैं अब हस्तक्षेप करूं? झाओ जिन ने गंभीर स्वर में पूछा। उसकी पिछली चंचल और बचकानी अभिव्यक्ति गायब थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया हो और वह एक दबंग और उग्र व्यक्ति में बदल गई हो। फेंग किंगरॉ ने सिर हिलाते हुए दृढ़ निश्चयी भाव दिखाया। स्कॉच्ड कैवर्न्स हेल मोड़ की कठिनाई को पार करने की हालिया सफलता के साथ स्थिति बदल गई है। सिल्वर विंड गिल्ड ने विस्फोटक लोकप्रियता अर्जित की है और बोर्ड के निदेशक अंततः मेरी क्षमता को पहचान रहे हैं। यदि मैं अभी कार्रवाई नहीं करता तो मैं मौका खो दूंगा। बहुत अच्छा, मैं तुम्हें लड़ने के लिए कुछ पूंजीगत धन दूंगा, साथ ही अपने कुछ विश्वसनीय अधीनस्थ भी तुम्हें दूंगा। सिर्फ इतना ही नहीं, शिन, फेंग किंगरॉ अचानक मुस्कुराई। मैं इस लिनफेंग को खोजने के लिए आपके विशाल नेटवर्क और क्षमता भी चाहती हूं। उसके कौशल के साथ, जब तक मैं उसे अपने गिल्ड के तहत नियुक्त कर सकती हूं, मैं निश्चित रूप से अधिक योग्यता अर्जित कर सकती हूं। अब तुम एक असंभव काम मांग रहे हो, झाओ जिन ने अपनी आंखें घुमाईं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। दिव्य दुनिया की सुरक्षा इतनी मजबूत है कि मेरा सबसे बड़ा हैकर भी घुसपैठ नहीं कर सकता। वास्तव में, वह एक अप्रत्याशित बिजली के झटके से लगभग कोमा में चला गया था, उसने कहा, यह बताते हुए कि लिन फेंग को ट्रैक करना पूरी तरह से असंभव था। ऐसा लगता है कि एकमात्र विकल्प अभी भी यह अनाम उपयोग करता है जो अपनी पहचान को गुप्त रखना जारी रखता है। फेंग किंगरॉ ने असहाय महसूस करते हुए धीरे से आह भरी। हे, निश्चिंत रहो। मैं लिन फेंग को पाने के लिए बदमाश और बेशर्म बन सकता हूं, झाओ जिन अचानक मुस्कुराया। मत भूलो, तुम्हारे अलावा मेरी असली पहचान कोई नहीं जानता, और मुझे गेम खेलते समय आराम करना पसंद है। ठीक है, आप सबसे अच्छे हैं, शिन। फेंग किंगरॉ ने खुशी से अपने हाथों को पकड़ लिया। झाओ शिन की विलक्षण शैली को भूल गई। एक बड़े उद्यम का प्रबंधन करने और वास्तविक दुनिया से अलग थलग रहने के बावजूद, वह खेल में आराम करना पसंद करती थी। उसके लिए, यह एक राहत और आराम का दिन था जहां वह दूसरों के सामने अपनी मजबूत छवि पेश करने से बच सकती थी। शायद एक तरह से, झाओ शिन खुद भी फेंग किंगरोंग की स्थिति के समान थी। दोनों को ही अपनी स्थिति मजबूत करने की जरूरत थी ताकि उन्हें कमतर आके जाने या नीची नजर से देखे जाने से बचा जा सके। ठीक है, अब नाराज होना बंद करो और अपने काम पर वापस जाओ, किंगरोंग। तुम्हारे पास अभी भी गिल्ड की भर्ती है और तुम दिव्य दुनिया में अपने अगले कदमों की योजना बना रही हो। मुझे यकीन है कि हेराल्ड फिस्ट पहले से ही शहर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। झाओ शिन ने उसे संदेश सुविधा खोलते हुए विनम्रतापूर्वक चेतावनी दी। तो फिर तुम्हारा क्या होगा? फेंग किंगरॉ ने अपने ही सवाल के साथ जवाब दिया। क्या तुम्हें अपने कारोबार से निपटने की जरूरत नहीं है? मैंने उन्हें पहले ही खत्म कर दिया है, झाओ जिन ने हंसते हुए अपने हाथ हिलाए। ठीक है, मुझे परेशान मत करो। मैं अभी लिन फेंग से संपर्क करने जा रही हूं, उसने कहा। हाँ, तुम्हें उसका संपर्क कब मिला? चौंक कर फेंग किंगरॉ को आश्चर्य हुआ कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त उसका संपर्क प्राप्त करने में सक्षम थी।
परिस्थितियों और दुर्भाग्यपूर्ण समय को देखते हुए वह भी ऐसा करने में असमर्थ थी। मुझे उसका संपर्क तब मिला जब उसने हमें 3 टीमों में विभाजित करने का फैसला किया। मैंने उसे पागलों की तरह परेशान किया ताकि वह मुझसे बातचीत शुरू करे। झाओ जिन के चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी, जो उसके पिछले गंभीर व्यवहार से पूरी तरह गायब थी। आह, तुम सच में एक बदमाश की तरह हो। ऐसा कहने के बावजूद फेंग किंगरॉ ने उसे अंगूठा दिखाया। इस बीच ओकवुड टाउन की बेंच पर बैठे शूफेंग उस समय अवाक रह गए जब एक अन्य व्यक्ति ने उनसे संपर्क किया। आखिर यह क्या नाटक है? बड़े बॉस के बाद अब मिनी बॉस ने आने का फैसला किया है, वह बुदबुदाया। ऐसा लग रहा था कि उसे इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था कि जेंटल विंड और ऑटम ब्रीज ने उससे बार बार संपर्क किया था। बेंच के पास बैठे बैठे शूफेंग को सिरदर्द हो रहा था। उसे लग रहा था कि एक साथ 2 लोग उसका शिकार कर रहे हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये दोनों, जो एक ही फली के मटर के समान हैं, संयोग से एक ही समय पर संदेश भेजें। उसने अपना चश्मा ठीक किया और संदेश खोला। ऑटम ब्रीज, हाय लिनफेंग, छापेमारी सफल रही। तो क्या हमें चुपके से निकल जाने के बजाय उसके बाद जश्न नहीं मनाना चाहिए था? और यहाँ मैंने सोचा कि मैं काफी बेशर्म था। उसने अपनी भौहें सिकोड़ी, यह कम करके आका कि ऑटम ब्रीज कितनी बेशर्म हो सकती है। क्या उसने सचमुच उसे मूर्ख या बेवकूफ समझा था? आखिर यह कैसा बहाना था? नहीं, शायद यह कोई बहाना नहीं था, बल्कि उसका उसे अप्रत्यक्ष रूप से यह कहने का तरीका था कि वह सामने आ जाए और छिपना बंद कर दे। एक गहरी सांस लेते हुए जूफेंग को अंततः एहसास हुआ कि यह शरद ऋतु की हवा सतह पर सरल दिखती है, लेकिन वास्तव में अंदर से काफी षड्यंत्रकारी है। अरे, यह औरत वाकई बहुत दुष्ट है, उसने मन ही मन कहा। वह न केवल उसे अप्रत्यक्ष रूप से आने के लिए कह रही थी, बल्कि यह भी बता रही थी कि वह कितना निर्दयी और बेईमान है, जो बिना कुछ कहे चुपचाप चला गया। जेंटल विंड की तुलना में उसके साथ बातचीत करना और भी मुश्किल है। जूफेंग ने इस संदेश का जवाब कैसे दिया जाए, इस पर काफी देर तक विचार किया। यदि उसने संदेश को खोला ही न होता, तो वह उसे पढ़े बिना भी वहीं रख सकता था। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। हालांकि अब जब उन्होंने ऐसा कर लिया और इसे पढ़ा हुआ मान लिया गया, तो उन्हें यकीन हो गया कि ऑटम ब्रीज ने भी इसे देखा होगा। इस प्रकार, भले ही उसने स्थिति को अपठित में बदलने का प्रयास किया, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, और ऐसा करने से उसे धोखा देने का एक और मौका मिल सकता था। काफी देर तक विचार करने के बाद जूफेंग ने भी दुष्टतापूर्ण व्यवहार करने का निर्णय लिया। लिनफेंग, आप कौन हैं? चूंकि ऑटम ब्रीज ने लगातार परेशान करके उसका संपर्क प्राप्त किया था, इसलिए उसके साथ गुमनाम रहने का कोई मतलब नहीं था। सौभाग्य से दिव्य विश्व इस पहलू में काफी ढीला था और उपयोगकर्ताओं को अलग अलग खिलाड़ियों के साथ गुमनाम रहने या नहीं रहने की अनुमति देता था। उसके उलझे हुए सवाल पर उसका जवाब एक किताबी जवाब ही कहा जा सकता था। अरे, तुम्हें न पहचानने का नाटक करके तुम मुझ पर कौन सा आरोप लगा सकती हो? निश्चित रूप से यह लाभ जल्द ही उसके पास वापस आ गया जब ऑटम ब्रीज को यह बताने के लिए मजबूर होना पड़ा कि वह कौन थी। ऑटम ब्रीज, तुम सच में बेरहम हो, लिनफेंग। तुम मुझे कैसे भूल गए, जबकि हमने हाल ही में साथ मिलकर छापा मारा था? लिनफेंग, ठीक है, हाँ, मेरी गलती। आप क्या चाहते हैं? शरद ऋतु की हवा, आपके योगदान के कारण हमारा सिल्वर विंड गिल्ड अब अत्यधिक लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है, इसलिए हम एक उत्सव मनाना चाहते थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लिनफेंग, मुझे पास होना ही होगा। मेरे बॉस ने मुझे अभी अभी एक नया काम सौंपा है, इसलिए मैं इधर उधर बेकार नहीं बैठ सकता। है, तुम जश्न मनाना चाहती थीं? ऐसा लगता था जैसे तुम मुझे लुभाना चाहती थीं, जूफेंग ने मन ही मन कहा, क्योंकि वह उसकी मंशा को तुरंत समझ गया था। आखिरकार, अपने असली इरादे को छिपाने के लिए उत्सव को छिपाने की एक आम रणनीति थी। अगर वह उत्सव में शामिल होता, तो वे निश्चित रूप से उसे अपने संघ में भर्ती करने का विषय उठाते। आवारा कुत्ते की तरह त्याग दिए जाने का क्या मतलब होता है, यह अनुभव करने के बाद जूफेंग ने खुद को फिर से उस तरह के रास्ते पर जाने देने की बजाय खुद को मार डाला। भले ही शरद ऋतु की हवा और हल्की हवा ऐसे लोग नहीं थे, फिर भी जूफेंग उन पर अपना दाव नहीं लगाएगा। एकमात्र व्यक्ति जिस पर वह भरोसा कर सकता था वह स्वयं था।
कुछ मिनट बीत चुके थे और ऑटम ब्रीज ने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया था, जिससे साबित होता है कि उनका जवाब संक्षिप्त और त्वरित था। यह स्पष्ट था कि उसका संदेश और इरादा पूरी तरह से व्यक्त किया गया था। वह जानती थी कि सीमा को और आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और अभी के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। ठीक इसी समय जू फेंग ने अचानक दूर से एक चिल्लाहट सुनी। फेंग, मैं यहां हूं। फिर जू फेंग अवाक होकर सोच रहा था कि झाओ काई को चिल्लाने में क्या दिक्कत थी। क्या उसे वाकई मेरा नाम चिल्लाने की जरूरत है? उसने अपनी भौहें सिकोड़ी। सौभाग्य से यहां राहत की बात यह थी कि उसने उसे सिर्फ उसके पहले नाम से पुकारा और यह एक आम नाम था। अगर उसने उसे जू फेंग कहने का फैसला किया होता तो यह विनाशकारी होता। वह अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन झाओ काई ने दिव्य दुनिया में पहली बार मिलते ही उसे लगभग उजागर कर दिया। ध्यान का केंद्र बनने से अनिच्छुक जू फेंग खड़ा हुआ और झाओ काई की ओर दौड़ा तथा उसे घसीटते हुए एक कोने में ले गया। चुप रहो, काई, अब से हमें केवल उपयोगकर्ता नाम से ही बुलाना। जू फेंग अचानक रुक गया जब उसने महसूस किया कि उसका इन गेम उपयोगकर्ता नाम अब कुछ हद तक लोकप्रिय हो गया था। गेम फोरम छापे की समाप्ति के पोस्टों से भरा पड़ा था, साथ ही इसमें शामिल सदस्यों की सूची भी थी। वैसे भी इतना शोर मचाना और ध्यान आकर्षित करना बंद करो। तुम वास्तविक दुनिया में भी इस तरह से व्यवहार नहीं करते, उसने धीरे से आह भरी। इस बीच झाओ काई ने अपना सिर खुजलाया और थोड़ी देर के लिए मुस्कुराया। खैर, मेरा मतलब ध्यान आकर्षित करने का नहीं था, फेंग। बात बस इतनी है कि मैं वास्तविक दुनिया की तुलना में यहां स्वतंत्र और जीवंत महसूस करता हूं। मुझे वह दबाव भी महसूस नहीं होता जो मुझे हमेशा वहां महसूस होता था। मुझे लगता है कि बेफिक्र होकर पेश आना इतना भी बुरा नहीं है, जू फेंग ने अचानक उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। बस इतना ध्यान रखना कि तुम मुझे फेंग ही कहो और कुछ नहीं। मैं नहीं चाहता कि दूसरे मेरी पहचान जाने। पकड़ा, भाई फेंग, झाओ काई ने एक शरारती मुस्कान बिखेरी और खुद की ओर इशारा किया। मुझे यहां भी शैडो ब्लेड कहकर बुलाओ। ठीक है, शैडो ब्लेड, जो वास्तव में ब्लेड का नहीं बल्कि बंदूक का उपयोग करता है। कुछ समय बाद दोनों ओकवुड टाउन से बाहर निकलने वाले थे, लेकिन झाओ काई के कुछ भोजन लाने के आग्रह के कारण उन्हें देर हो गई। भाई फेंग, मेरे लिए खाना खरीदो। मैं भूख से मर रहा हूं, उसने शर्मीलेपन से अभिनय किया, जिससे उसके अभिनय के कारण जू फेंग की रीढ़ में ठंडी सिहरन दौड़ गई। यदि वह एक सौम्य और आकर्षक महिला होती तो यह सुंदर होता, लेकिन वह घृणा भरे भाव के साथ जू फेंग उससे दूर चले गए और पूछा, क्या तुमने पहले भी सुअर की तरह खाना नहीं खाया था? हाँ, लेकिन वह तो घंटों पहले की बात है। मेरा पेट अब बड़बड़ा रहा है। झाओ काई ने फिर उसके सामने बेशर्मी से अपना पेट रगड़ना शुरू कर दिया। थकेहारे जू फेंग को मजबूरन अस्थायी रूप से रास्ता बदलकर झाओ काई को उसके खाने पीने के शौक में शामिल करना पड़ा। आगे बढ़ने और आगे निकलने की इच्छा के बावजूद उन्होंने सोचा कि कुछ समय आराम करना बुरा नहीं होगा। शायद अगर झाओ काई का आग्रह न होता तो वह लगातार काम करने की अपनी पुरानी आदत जारी रखता। मैं भले ही थोड़ा बदल गया हूं, लेकिन मैं अभी भी खुद पर बहुत अधिक काम करता हूं, वह कड़वाहट से मुस्कुराया। रिवर गिल्ड के उच्च पदस्थ अधिकारी के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान दिव्य दुनिया में प्रतिस्पर्धा बहुत तीव्र थी। यहां तक कि एक छोटा सा ब्रेक लेने से भी घातक परिणाम हो सकते थे। हालांकि वर्तमान समय अभी भी प्रारंभिक चरण में है और प्रतिस्पर्धा अपेक्षाकृत हल्की है। यह तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि झाओ काई का शर्मीला अभिनय उसे इतना परेशान कर देता है कि जू फेंग उसे भरपेट खाना खिलाना पसंद करेगा, बजाय इसके कि उसे फिर से उस तरह का घृणित व्यवहार सहना पड़े। अब कभी भी शर्मीली बनने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हें खाना नहीं मिलेगा, जू फेंग ने सख्त चेतावनी दी। निश्चिंत रहें, आप उस व्यक्तित्व को फिर कभी नहीं देखेंगे। झाओ काई ने एक गंभीर अभिव्यक्ति दिखाने का प्रयास किया, लेकिन किसी तरह उसने अपनी कोशिशों से इसे हास्यास्पद बना दिया। मैंने सुना है कि यहाँ के रेडवुड इन में कुछ बेहतरीन विशेषताएं हैं, इसलिए हमें विशेष रूप से वहां जाना चाहिए, उन्होंने कहा। ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी खाद्य विशेषज्ञ की तरह हो गए हों। तो आपने शोध किया, लेकिन केवल भोजन पर? जू फेंग हैरान था।
वह यह समझ नहीं पा रहा था कि झाओ काई अपनी ऊर्जा और समय को ऐसी सांसारिक चीजों पर क्यों बर्बाद कर रहा है जो वास्तव में किसी के आंकड़ों और प्रगति में सुधार नहीं करती हैं। जैसे ही दोनों सड़क पर चल रहे थे, धीरे धीरे झाओ काई आगे चल रहा था, उसकी नजरें इधर उधर घूम रही थी। कैजुअल डेट बस एक क्लिक दूर है। आज ही साइन अप करें और अपने क्षेत्र की महिलाओं से मिलना शुरू करें। वह किसी देहाती व्यक्ति से भिन्न नहीं दिखता था जो अभी अभी किसी बड़े शहर में पहुंचा था। तुम इस तरह क्यों व्यवहार कर रहे हो? जू फेंग ने बुदबुदाते हुए अपने चेहरे के एक हिस्से को हाथ से ढक लिया ताकि वह दिखाई न दे। जू फेंग उत्साही झाओ काई के पीछे चुपचाप चलता रहा और अंततः वे रेडवुड इन में पहुंच गए। अंदर प्रवेश करने से पहले ही जू फेंग को अंदर से बहुत सारी बातें और हंसी की आवाजें गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। चलो भाई फेंग, चलो अंदर चलते हैं, झाओ काई चिल्लाया जब उसने महसूस किया कि जू फेंग थोड़ा विचलित था। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसका पेट भर गया है, उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे घसीटना शुरू कर दिया। यह मत भूलो कि तुमने पहले मेरे चेहरे पर मुक्का मारा था, इसलिए अब मैं इसे वापस ले लूंगा भले ही तुम खाने के पैसे चुकाओ। फिर उसने धीरे से फुसफुसाते हुए जू फेंग को उसकी पिछली हरकत की याद दिलाई। चौंक कर जू फेंग ने अपना सिर हिलाते हुए हल्के से ठहाका लगाया। और यहां मुझे लगा कि तुम इसके बारे में भूल गए हो। जो भी हो, जी भरकर खाओ। हालांकि खाने पर पैसे बर्बाद करना दुखद था, लेकिन जू फेंग उसमें से सबसे बढ़िया खाना खरीदने जा रहा था। आखिरकार दिव्य दुनिया में खाना खिलाड़ियों को भी लाभ पहुंचा सकता है, लेकिन वे ज्यादा महंगे होते हैं। चूंकि इससे उन्हें अच्छा लाभ मिल रहा था और झाओ काई से बदला चुकाने का एक तरीका भी मिल रहा था, इसलिए उन्होंने अपना कुछ पैसा खर्च करने का निर्णय लिया। जैसे ही वे रेडवुड इन में दाखिल हुए, उनका स्वागत मंद रोशनी से हुआ, जो देहाती लकड़ी के फर्नीचर पर एक गर्म चमक डाल रही थी, जिससे एक आरामदायक माहौल पैदा हो रहा था। खिलाड़ी और एनपीसी मेजों के चारों ओर एकत्रित होकर जीवंत चर्चाओं में व्यस्त रहते थे या कार्ड और पासा के खेल में व्यस्त रहते थे। वेटरों ने भागदौड़ करते हुए, भीड़ भाड़ के बीच कुशलता से घूमते हुए, अभ्यास के अनुसार आसानी से भाप से भरे भोजन और झागदार पेय की ट्रे परोसना शुरू कर दिया। इन खिलाड़ियों का वास्तव में कोई भविष्य नहीं है, जू फेंग ने मन ही मन सोचा कि अगर इन खिलाड़ियों को यहां अपना समय बर्बाद करना ही है तो वे खेल खेलने की जहमत क्यों उठाते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अफसोस, वह केवल उन विचारों को निगल सकता था क्योंकि वह अब झाओ काई द्वारा घसीटे जाने के कारण इन खिलाड़ियों का हिस्सा था। नमस्ते, कितने लोग हैं? कर्मचारियों में से एक ने उनका अभिवादन किया। झाओ काई ने अपनी 2 उंगलियां बाहर निकालीं और एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, 2 लोग, और अपना सबसे अच्छा पेय लाना सुनिश्चित करें। मेरा भाई अमीर है और वह मेरे साथ उदारता से पेश आएगा। ठीक है, तो कृपया यहीं आए। कर्मचारी मुस्कुराए और उन्हें खिड़की के पास वाली टेबल पर ले गए। चूंकि बीच वाला क्षेत्र काफी व्यस्त था, इसलिए खिड़की के पास वाली टेबल शांत क्षेत्र थी। जैसे ही वे बैठ गए, तुरंत उन दोनों को मेनू दे दिया गया। वाह, इन खाद्य पदार्थों की तस्वीरों को देखो, फेंग। ऐसा लगता है कि हम किसी असली सराय में हैं, न कि किसी खेल में, झाओ काई ने खुशी से कहा, उसकी आंखें भोजन की आकर्षक तस्वीर को देखकर चमक उठीं। भाई फेंग, शैडो ब्लेड, को क्या हुआ? जू फेंग ने अपना मुंह हिलाया, ऐसा लग रहा था कि वह इस बात पर अवाक था कि एक बार जब उसने उसे सराय में धोखा दिया तो उसका स्वर और रवैया कितनी तेजी से बदल गया। टस्क, जब हम बाहर होंगे तो मैं तुम्हें यही बुलाऊंगा। झाओ काई ने अपना हाथ हिलाया, उसकी आंखें मेनू चयन से कभी नहीं हटी। लेकिन अभी के लिए, चलो ये व्यंजन ऑर्डर करते हैं। स्पेगेटी बोलोग्नीज, सीजर सलाद, मछली और चिप्स, और कुछ बीबीक्यू रिब्स। उन व्यंजनों के नाम बताते ही उसके मुंह से लार टपकने लगी। इस बीच जू फेंग पूरी तरह से अवाक रह गया। उसने जो व्यंजन मंगवाए थे, वे न केवल महंगे थे, बल्कि वे अच्छे बफ भी देते हैं। अरे, वह तो हमेशा से स्वर का किरदार निभा रहा था, लेकिन असल में वह बाघ था। जू फेंग ने मन ही मन कोसा, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि झाओ काई ने उसके साथ ऐसा किया है। कैसा भोलापन, कैसी मासूमियत! क्या उसे एक बुद्धिहीन भोजन प्रेमी कहा जा सकता है जो इतनी सावधानीपूर्वक गणना करते समय केवल भोजन के बारे में ही सोचता था? पूरे भोजन की कीमत लगभग 1 रजत सिक्का होगी, काई।
तुम सच में मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचते हो, जू फेंग ने उसे घूरते हुए कहा, यहाँ तक कि अपना उपनाम इस्तेमाल करने की भी जहमत नहीं उठाई। झाओ काई ने अपने कंधे उचकाए और एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान बिखेरी। है, मेरी समझ से ऐसा कोई तरीका नहीं है कि अब तक आपके पास कुछ सिल्वर कॉइन न हो। साथ ही यह हाल की घटनाओं के बारे में खिलाड़ियों की बातचीत सुनने के लिए एक अच्छी जगह है। यह गेम फोरम में ब्राउज करने और जानकारी को खुद फिल्टर करने से कहीं बेहतर है। बाद में उन्होंने खिलाड़ियों से भरे टेबल के दूसरे समूह की ओर इशारा करते हुए कहा।